नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश आवाज मिनटर्स में। और आज हम इसमें बातचीत करेंगे एक ऐसे मेहमान से जिनके पास दशकों का न सिर्फ अनुभव है और उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ों को एनालाइज करके हमारे सामने समय से पहले हमें बताया जो अब समझ में आ रही कि उस समय उन्होंने क्या कहा था। तो कोशिश ये होती है कि उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं, जिससे आप बाजार को अच्छे से समझ सकें और अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बना सकें। आज की मेहमान है देवीना मेहरा जी, जो फर्स्ट ग्लोबल की चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, साथ ही फाउंडर भी हैं। और देवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मिनटर्स की सीरीज़ में। जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आप शायद अकेली थी जिन्होंने 2-3 बातें करंट सिनेरियो के बारे में काफ़ी पहले कह दी थी, और वो बातें बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सच साबित हो रही हैं। एक आपने कहा था कि इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट होगी, और आज आप देख लीजिए रुपए की स्थिति क्या है। अगर वाईटीडी यानी 2022 में देखें तो 7.5% रुपया करेक्ट हो चुका है। दूसरी बात आपने कही थी कि जो न्यू एज आईपीओज आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा टिकेंगे नहीं और इसमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल दम नहीं है। नतीजा सामने है, 60-65% तक सारे करेक्ट हो चुके हैं। तीसरी बात आपने ये कही थी कि जो यूएस यूक्रेन वाला युद्ध है वो कुछ समय बाद डिस्काउंटेड हो जाएगा, उससे बहुत ज़्यादा क्यूज नहीं लेंगे। और चौथी बात आपने कही थी कि क्रिप्टो करेंसीज 70 से 80% गिरेंगे। बिटकॉइन का हाल हमारे सामने है। बहुत बहुत स्वागत मैम। ये इतना सटीक एनालिसिस कैसे कर लिया आपने? धन्यवाद। तो इसके पीछे कोई ऐसी चीज नहीं है कि एकदम आपको दिमाग में फ्लैश आता है और आप दुनिया में सबसे अधिक समझदार व्यक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं है। इन सब जो आपने चारों बातें बोली, इन सब के पीछे एक ही चीज रहती है, वो है डेटा एनालिसिस। कि आप जितना अधिक डेटा है, जहां तक अवेलेबल है, जितना पीछे आप जा सकते हैं, वो सारा डेटा आप लीजिए, उसको प्रॉपरली ठीक से एनालाइज करिए, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करिए। ये नहीं कि आपका जो भी पूर्वाग्रह है आप उसके अनुसार एनालाइज करें, जो कि हम लोग सबका ये टेंडेंसी होती है। ये हम लोग सबकी एक तरह से एक मनुष्य होने के कारण ही ये कारण रहता है कि हम लोग को लगता है कि जहां से हम सोच के आए हैं वैसा ही कुछ डेटा से निकल के आए। तो आप वो सबको अगर किनारे करके केवल डेटा पर जाएं तो ये सब चीजें साफ होती जाती हैं। जैसे आपने रुपये की डेप्रिसिएशन की बात की, अब ये बात मैं पिछली दिवाली से बोल रही हूँ कि 2022 में ये बड़ा रिस्क है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। और उसके पीछे वही डेटा था कि बहुत सारी इमर्जिंग मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगे थे, सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए थे, भारत ने नहीं बढ़ाए क्योंकि भारत को ग्रोथ की चिंता ज्यादा थी, भारतीय सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई को। वो एक चीज थी। दूसरी चीज आप ये भी देखिए कि रुपया जो है वो आप लंबे समय का डेटा देखें तो या तो धीरे धीरे 2-3% साल का डिप्रिशिएट होता है, और जब वैसा नहीं होता, जब काफी समय एक बैंड में रहता है, तब वो अचानक से एक साल में बड़ा मूव देता है। तो ये नजर आ रहा था कि वो स्थिति आने वाली है। वो क्योंकि आप सरकार हो या आरबीआई हो, आप चाहते हैं कि सब चीज हम कंट्रोल कर लें, सब चीज हमारे नियंत्रण में हो, कि ग्रोथ भी ज्यादा हो, इन्फ्लेशन भी कम हो, इंटरेस्ट रेट भी कम हो, सब चीज, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। लेकिन सब चीज को आप एक साथ में नियंत्रित नहीं कर सकते। तो अगर आप ग्रोथ की तरफ फोकस करते हैं तो कहीं और कुछ और बदलता है, और इस केस में करेंसी पे दबाव आना था। वो एक चीज थी। जो आप आईपीओज की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड न्यू एज आईपीओज, अगेन एक चीज तो थी कि उनका अपना डेटा देखना कि क्या हो रहा है वहां पर। वो खुद ही बोल रहे हैं कि कभी हो सकता है वो प्रॉफिट में आए ही नहीं, वो एक चीज है। दूसरा ये होता है कि जब कोई आईपीओ आता है तो वो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल में सुधार करने की कोशिश करता है, तो मार्केटिंग स्पेंड कम होती है, मार्केट शेयर कम होती है। ये सब चीज भी लगभग सभी आईपीओ में, चाहे वो जोमैटो हो, चाहे पॉलिसी बाजार हो, चाहे पेटीएम, सब में नजर आ रहा था। एक और डेटा पॉइंट जो था कि अगर आप नैस्डैक में या दूसरे वेस्टर्न नेशंस में देखें तो इस तरह के जो आईपीओ पहले आए थे जो लॉस मेकिंग थे, जिनमें जो बिल्कुल इसी तरह के जो उबर हो या डोर डैश हो, उनका क्या हुआ? उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा था। तो ये सब डेटा पॉइंट सामने थे। क्रिप्टो का आप हिस्ट्री देखें तो वही है कि
क्रिप्टो जो कि उसमें खाली जो बिटकॉइन जिसका थोड़ा हिस्ट्री था उसमें आप देखें तो कई बार ये हुआ है कि 70 से 85% भाव गिरा है। तो ये तो क्लियर था कि ये बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है। कब उसमें क्या हो जाए वो कहना मुश्किल था। जो आपने रशिया यूक्रेन युद्ध की बात की वो भी डेटा एनालिसिस पे आधारित था कि 40 साल में देखा हमने कि जब जब कोई युद्ध हुआ हो या जैसे 9/11 जैसा टेररिस्ट अटैक हुआ हो या यूएस ने जैसे कहीं बमबारी की हो चाहे गल्फ वॉर हो, हर स्थिति में देखा कि हर एक बार, ये भी नहीं कि औसतन, बट हर एक बार साल भर बाद वो मार्केट मूव में नजर नहीं आता है। जो स्टॉक मार्केट डायरेक्टली नहीं उससे अफेक्ट होती वहां वो नजर ही नहीं आता है, सिवाय हो सकता ऑयल और गोल्ड, यही दो जगह थी जहां कभी असर नजर आया साल भर बाद। तो कॉमन थीम चाहे ये सब कॉल्स का हो चाहे जिस तरह से हम लोग पोर्टफोलियोज मैनेज करते हैं, सब में एक ही कॉमन थीम है कि सब कुछ डेटा पे बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग मशीन जो हम लोग बोलते हैं सिस्टम का उपयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब का भी काफी उपयोग करते हैं क्योंकि वो बड़े वॉल्यूम में डेटा को एनालाइज कर सकता है, ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकता है। बिल्कुल मैम, आपने सही कहा कि अपने पूर्वाग्रह से आप दूर रहें और अगर आप फैक्ट्स के साथ रहेंगे तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। लेकिन आजकल लोग इतनी मेहनत करते कहाँ, कौन इतना पुराना डेटा देखेगा। ये मेहनत का फल है जो आपको मिला। और ये बात आपने सच कही कि मैंने भी बहुत बार आपके स्टेटमेंट सुने थे कि जब करेंसी के बारे में आप बोलती थी, मेरी खास दिलचस्पी थी, तो आप ये हमेशा कहती थी कि रुपये डिप्रिशिएट होगा। तो लगातार हर फोरम पे मैंने आपके स्टेटमेंट सुने और आज हमें चांस मिला कि मैं इसको थोड़ा और समझूं। तो अब थोड़ा एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं इसको कि जो रुपए की स्थिति इस वक्त है, क्या जो आप कह रही थी कि बहुत समय से नहीं डिप्रिशिएट हुआ था वो अब हो गया एक झटके में, या अभी और पेन बाकी है? अब मतलब अब कहना मुश्किल है कि कितना एक बार में और कितना जाएगा, पर फिर भी लगता है कि शायद 1-2 रुपया और यहाँ से घटे। पर अब मतलब वो देखना पड़ेगा। वो अभी एकदम से अब बहुत ज्यादा मूव होगा ऐसा अभी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है, पर अभी भी कुछ हद तक वीकनेस तो बनी रहेगी। कुछ हद तक वीकनेस अभी रहेगी लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें करेक्शन शायद नहीं होगा। मैम, अब चूंकि वॉर की वजह से ही फिर इन्फ्लेशन, ऑयल, एनर्जी क्राइसिस और ये सब कुछ शुरू हुआ जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है। यूएस खास तौर पे अपने रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि वो एक तरीके से डिमांड को क्रश करना चाहते हैं जिससे कि वो टारगेट हासिल कर सकें। लेकिन इंडियन स्पेसिफिक में हम देखें तो हम लोग उतना नहीं गिरे जितना दुनिया के दूसरे बाजार गिरे, या हमारी करेंसी भी अगर हम येन को देखें, यूरो को देखें तो उसके सामने अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखती है। तो भारतीय पर्सपेक्टिव में अगर इन दोनों चीज़ों को हम देखें तो बाजार कैसा लगता है आपको? तो इन्फ्लेशन तो कम हुआ, जैसा कि मैंने अभी हाल फिलहाल में एक आर्टिकल इस पर भी लिखा था कि अगर आपसे 1 महीना 1.5 महीना पहले पूछा जाता तो बोलते कि क्या आपको चाहिए, तो आप बोलते कमोडिटी इन्फ्लेशन कम हो, और कमोडिटी इन्फ्लेशन तो बहुत कम हुआ है। अभी आप जनवरी से अब तक देखें तो मेटल्स तो सब अब नेगेटिव टेरिटरी में हैं, और कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह तो 20-25% डाउन है जनवरी के लेवल से। इवन जो कृषि उत्पाद थे उनका भी अधिकतर, कई तो अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं, कुछ 1-2 गेहूं या आई थिंक सोया पॉजिटिव में है। खाली कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये 2 चीज पॉजिटिव टेरिटरी में है। पर फिर भी अभी, जैसा कि आपने ठीक बोला कि अभी भी यूएस में जो लास्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो अभी काफी अधिक आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन अब कमोडिटी से दूसरी जगह भी चली गई है, और जो कमोडिटी गिरी है उनका भी पूरा इम्पैक्ट जून तक नहीं आया है। कुछ फॉल जुलाई में, जैसे वो पेट्रोल वगैरह का प्राइस वहां पर जुलाई में गिरा है। लेकिन अब जो स्थिति है, जहां आप सेंट्रल बैंक्स की बात करें, जैसे फेड की बात करें, तो अभी उनको ये दिखाना है कि हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में सीरियस हैं, उसके लिए सक्षम हैं। तो अभी भी उनका एग्रेसिव या हॉकिश स्टैंड रहेगा, मतलब कि ब्याज की दरें अभी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे पहली तिमाही के सामने हमारे आ चुके हैं और तिमाही अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो है 17,955 करोड़ हुआ है, जो पहले 16,203 करोड़ था पिछली बार की इस तिमाही में। तो वहां से बढ़त है और तकरीबन 18,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने पहली तिमाही में इस वक्त क्लॉक किया, जो FY23 की पहली तिमाही है।
नंबर काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, क्वार्टर क्वार्टर हम देख रहे हैं तो बढ़ के आया है। जो आमदनी है, रेवेन्यूज़ है, वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 21,783 करोड़ निकल के यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। 10,510 करोड़ से बढ़ के एबिटा 10,964 करोड़ के आसपास यहाँ पे आता हुआ देखने को मिल रहा है इस तिमाही में। इसी तरीके से मार्जिन 50.3 से मामूली सा स्लाइड है, 50.13% मार्जिन यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। तो मुनाफा 17,955 करोड़, 18,000 करोड़ के रफली राउंड ऑफ मान सकते हैं इसको, जो 16,203 करोड़ से बढ़ के यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। मार्जिन जो है 50 पॉइंट के आसपास है यहाँ पे, और कंसोलिडेटेड आय 2 लाख से बढ़ के 2,19,000 करोड़ है। 2,07,000 करोड़ से बढ़ के 2,19,000 करोड़। 2,07,000 करोड़ चौथी तिमाही FY22 में थी, और Q1 FY23 में 2,19,000 करोड़ की आपके रेवेन्यूज आते हुए दिखे हैं। तो एक आउटस्टैंडिंग क्वार्टर फिर से एक बार, और उस टफ चैलेंज में जब पूरी दुनिया में एक वॉर की सिचुएशन थी, यूक्रेन और रूस के बीच में झगड़ा चला था, बहुत जगहों पे डिसरप्शन था, सप्लाई की मुश्किल थी, उसके बावजूद कंपनी ने फिर से एक बार आउट परफॉर्म किया है। एक बार नंबर आपके सामने फिर से दोहरा दूं कि मुनाफा 17,955 करोड़ और आमदनी 2,07,000 करोड़ से बढ़ के 2,19,000 करोड़ आई है यहाँ पे। एबिटा 31,366 करोड़ से बढ़कर 37,997 करोड़, यानी 38,000 करोड़ का एबिटा यहाँ पे देखने को मिला है। तो एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से देखने को मिल रही है यहाँ पे। लगातार हम इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि एक बहुत चुनौती भरा माहौल था। मार्जिन 15.1 से बढ़कर 17.3% है, उसमें भी इजाफा होने को दिखा है। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन का आप देखें तो 50.3 से 50.13 है, लगभग उसी स्तर पे यहाँ पे बनी हुई है। तो मुनाफे और रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के बावजूद। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं आपको उनसे परिचय करा दूं। अमरीश बालिगा जी हमारे साथ हैं, और साथ ही ट्रेकॉम स्टॉक ब्रोकर्स के डायरेक्टर पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अमरीश सर, नंबर आपने देखे, मुनाफा जो है पिछले क्वार्टर के सामने बढ़ के निकल के आया यहाँ पे 17,955 करोड़ इस क्वार्टर के दौरान, लगभग 18,000 करोड़, और आमदनी 2,7 से बढ़कर 2,19,000 करोड़ हुई है। सरसरी तौर पे अभी नंबर देख के आपको कैसे लग रहे हैं? ओवरऑल जो नंबर्स आए हैं ऑन द फेस ऑफ इट काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि एनीवे एबिटा मार्जिन्स भी एक्सपेक्टेड था कि जंप होगा करीब लाइक 33% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि जो रिफाइनिंग मार्जिन्स है वो काफी बढ़ गए हैं। सो क्लियरली आई थिंक रिजल्ट्स आर आई मीन क्वाइट डिसेंट। जो नंबर्स अभी तक आए हैं वो देख के मुझे वैसे लग रहा है। बलिया साहब, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था ये, और ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर में बड़ी सप्लाई कंस्ट्रेंट हैं, बड़ी मुश्किलें थी, वॉर जोन में काम, बड़ा अशांत का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने आउट परफॉर्म किया और मार्जिन 15.1 से बढ़ा के एबिटा मार्जिन 17.3% की है। ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर आप देखते हैं? एब्सोल्युटली, पर इसमें जो बड़ा हेल्प हुआ है रिलायंस को, आई थिंक इज द रिफाइनिंग मार्जिन्स, जो रिकॉर्ड हाई पे है। बिकॉज आई मीन टिपिकली इट वाज एक्सपेक्टेड कि रिफाइनिंग मार्जिन्स करीब $22 पर बैरल होंगे, तो क्लियरली बिकॉज ऑफ दैट वी हैव सीन दिस सॉर्ट ऑफ इंक्रीज। पर पेटकेम मार्जिन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे वीकनेस एक्सपेक्टेड था। हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि पेटकेम मार्जिन्स भी स्टेबल रहे कि इंप्रूव किया है। और जो इससे पहले रिलायंस जियो के नतीजे आए थे वो भी मैं आपके सामने रख दूं। जियो का मुनाफा 4,335 करोड़ था, पिछली तिमाही के 4,173 करोड़ के सामने बढ़ के आया। आमदनी 20,901 करोड़ से बढ़ के 21,873 करोड़ रही, और मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ था 50% के आसपास, और एबिटा लेवल पे 10,510 के सामने 10,964 करोड़ है, और आरपू 175 रुपए। तो ये नंबर भी काफ़ी इम्प्रेसिव यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पार्थिव हमारे साथ जुड़ गए। पार्थिव, कैसे लग रहे हैं नंबर देख के? शुक्रिया।
देखिए, आई थिंक प्राइमा फेसी नंबर्स जो है और जो हम लोग कंसेंसस एस्टिमेट देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड पैट का नंबर वुड बी एनीवेयर बिटवीन 22,000 टू 25,000 करोड़, तो उस लिहाज से पैट का नंबर थोड़ा जो एक्सपेक्टेशन उससे कम है। नॉनदलेस दीज आर फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स। और जो चीज हम जानते हैं कि ये क्वार्टर पूरा रिफाइनिंग मार्जिन के बारे में है, बिकॉज जो सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसका जो क्वार्टर का एवरेज है करीबन 18.5 के आसपास था। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिलायंस जो डीजल है, जेट फ्यूल है और गैसोलीन है, जहाँ के क्रैक्स और स्पेशली एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, जहाँ पे जो रिफाइनिंग क्रैक्स थे वो करीबन 32 से 44 डॉलर्स के आसपास थे। और रिलायंस के पास क्षमता है, उसकी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है कि वहां से वो ऑप्टिमम आउटपुट निकाल सके। प्लस हम जानते हैं कि उरल क्रूड जो रशिया से आता है वो भी रिलायंस को काफी अच्छे प्राइस पे मिला है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो रिफाइनिंग मार्जिन से जो रिलायंस दिखा है वुड बी नॉट लेस देन 21 डॉलर्स। तो समझ रहा रहेगा कि कंसोलिडेटेड नंबर्स में कहाँ पे थोड़ा बहुत मिस है। अदरवाइज डेफिनेटली आई थिंक जो पेट्रोलियम सेगमेंट है उसमें जो इनपुट फीड स्टॉक है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होने के कारण वहां पे थोड़ी नरमी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो कुड बी द कल्प्रिट जिससे O2C का जो मार्जिन है और O2C का जो नंबर है वो स्लाइट एक मिस है, बट नॉनदलेस वेरी गुड नंबर्स। और दूसरा जियो का हमने देखा कि इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स थे, थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। लेकिन अच्छी बात यह है कि सब्सक्राइबर काफी क्लीन अप हो गए अभी। ऑयल टू केमिकल बिजनेस का रेवेन्यू भी आपके साथ शेयर करूं, 1,45,000 करोड़ से बढ़ के 1,61,000 करोड़ सामने आया है। और O2C का जो एबिट मार्जिन है एबिट बिजनेस का वो 18,016 करोड़ है और मार्जिन 8.5 से बढ़ के 11.1% है। ये मैं O2C की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर में अगर आप जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि O2C बिजनेस सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाएगा और वैसा ही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है कि अकेले स्टैंडर्ड अगर आप O2C देखें तो 1,61,000 करोड़ का रेवेन्यू और 18,000 करोड़ से ज़्यादा का एबिटा है। तो एबिट है, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे फिगर हमको देखने को मिल रहा है। और इससे पहले जो जियो के नतीजे आए थे पार्थिव, वो भी बड़े सिग्निफिकेंट थे कि कंपनी ने क्लोज टू 4,400 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में क्लॉक किया था और मार्जिन 50% प्लस पे मेंटेन रखा था। तो ओवरऑल जो दो सेगमेंट्स के नतीजे हमारे सामने अभी तक दिख रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? डेफिनेटली O2C में अगर मैं एबिट का नंबर देखूं तो इट इज कमिंग एट 18,016 करोड़, जो बहुत ही दमदार है। नो डाउट हम जानते हैं कि ये इजीली रिपीट नहीं होगा क्वार्टर 2 में, बिकॉज ऑलरेडी सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन्स आर एट अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। प्लस आई थिंक गवर्नमेंट ने चेंज भी किया कि जो विंडफॉल टैक्सेशन उन्होंने लगाया था उसका भी एक थोड़ा हिट है। लेकिन स्टिल दैट बिसाइड्स दैट हम देख रहे हैं कि जो नंबर है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल फ्रंट, एबिट फ्रंट और पैट फ्रंट फॉर O2C बिजनेस वो काफी अच्छा है। सो ट्रेंड जो है वो डिक्लाइनिंग में है बिकॉज सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन्स अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बार नंबर आपके सामने साल दर साल में कंपेयर करूं। अच्छा, जो वो टैक्सेशन है वो चूंकि सेकंड क्वार्टर में इंपैक्ट करेगा तो पहले क्वार्टर में उसको कोई फर्क नहीं है। रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड एबिटा है 40,179 करोड़, जो कि साल दर साल 45.8% की ग्रोथ दिखा रहा है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखें अगर आप, पैट जिसको हम कह रहे हैं, वो 19,443 करोड़ है जिसपे 40.8% की ग्रोथ दिखी। मैं ये साल दर साल कंपैरिजन कर रहा हूं यहाँ पे। और बेस्ट एवर क्वार्टर रेवेन्यू है रिलायंस रिटेल का। रिलायंस रिटेल जो अभी तक हमारे पास नंबर नहीं था, अब सामने आ गया है कि 58,554 करोड़ का फिगर आया है, जो कि 51.9% की ग्रोथ है साल दर साल। और इसी तरीके से जियो प्लेटफॉर्म्स का जो टोटल रेवेन्यू है क्वार्टरली वो 27,527 करोड़ है, जिसमें 23.6% की ईयरली ग्रोथ देखने को मिली। तो रोबस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है किसी भी मामले में आप तीनों ही सेगमेंट को देखें। बलिगा सर, कैसे लगे साल दर साल नंबर? नंबर्स तो अक्रॉस काफी अच्छे आए हैं। इवन जो जियो का जो नंबर था, आरपूज कंप्लीटली एज पर एक्सपेक्टेशंस 175 का एक्सपेक्टेशन था वो हुआ है। काफी इन्होंने इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स है ये तो क्लीन अप किए हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाके जो आरपूज होंगे शायद वी शुड सी अबाउट 185 188 पॉसिबली इन द नेक्स्ट क्वार्टर। 88 to 85 नेक्स्ट क्वार्टर। 88 अभी 175 का इन्होंने डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट 10 रुपीज to 13 रुपीज नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ेगा, क्योंकि काफी क्लीन अप किया है इन्होंने।
काफ़ी क्लीन अप किया है और प्रीमियमाइजेशन किया है कि जितना ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट को हम कैटर कर सके उतना ज़्यादा कोशिश की गई और इसीलिए आप देखें आरपू में सिग्निफिकेंट ग्रोथ है देखने को मिली है इस क्वार्टर में। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप टोटल बात करें नंबर्स की तो ग्रॉस रेवेन्यू पूरी कंपनी का जो निकल के आया है वो 2,42,000 करोड़ है, 2,42,983 करोड़ रादर। और ये नंबर्स भी जो है हमको काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 53% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। ये भी मैं साल दर साल का कंपैरिजन कर रहा हूँ। इसी तरीके से एबिटा में भी 45-46% की ग्रोथ है जो 40,000 करोड़ से पार्थिव 40,000 करोड़ का एबिटा, मतलब बहुत सारी कंपनियों का इतना मार्केट कैप नहीं होता। एब्सोल्युटली, आई थिंक इतना शानदार नंबर है। और हम जानते हैं कि जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो हम एक सेक्टर नहीं, हम लोग मल्टीपल सेक्टर्स की बात करते हैं। वेदर इट इज कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स लाइक रिलायंस रिटेल की बात करें जिसमें ओमनी चैनल भी बिजनेस बड़ा है उनका, वेदर वी टॉक ऑफ रिलायंस जियो व्हिच इज अ टेलीकॉम सेक्टर बिजनेस, वेदर वी टॉक ऑफ रिफाइनिंग बिजनेस, वेदर वी टॉक ऑफ पेटकेम बिजनेस जो केमिकल सेक्टर है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज कंग्लोमरेट और यही चीज दर्शाता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो माना जाता है कि जब भी कोई फिक्स्ड एसेट खड़ी करता है वो वर्ल्ड क्लास खड़ी करता है। और इस तरह की एसेट यही हम चर्चा करते हैं कि जब एक अच्छा साइकिल आ गया रिफाइनिंग सेगमेंट में तो इट वाज बिकॉज रिलायंस के पास ऐसी कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है जामनगर में जिसका थ्रूपुट भी काफी ऊपर रहा है ये क्वार्टर और जिसकी वजह से हमने देखा है कि उन्होंने इतना शानदार रिजल्ट दिया है। और दैट इज द की रीजन कि हमेशा सिंगापुर बेंचमार्क जो है उससे रिलायंस ऑलवेज एक बेटर परफॉर्मेंस देता है। उनकी क्रूड सोर्सिंग स्ट्रेटेजी भी ऑलवेज सबसे बेहतरीन रहती है। देयर इज नो कंपैरिजन टू द रिमेनिंग पीयर्स, वेदर जो पीएसयू सेक्टर के लिस्टेड पीयर्स है या तो और भी कोई कंपनीज है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टैंड आउट है रिलायंस के नंबर्स। अच्छा, जियो में कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आरपू तो हम लोगों ने देखा 175.70 आया है बढ़ के। टोटल डेटा ट्रैफिक का नंबर देखिए आप 25.9 बिलियन जीबी जो कि 27% की ग्रोथ दिखा रहा है इस क्वार्टर के अंदर। सिग्निफिकेंटली हाई है, बहुत ज़्यादा है। और टोटल कस्टमर बेस जो है 30 जून तक का वो 41 करोड़ 99 लाख, यानी आप 42 करोड़ उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। 42 करोड़ सब्सक्राइबर बेस पे कैश प्रॉफिट कमाया 10,409 करोड़ रुपए का। तो ये भी करीब 29% यहाँ पे बढ़ के आया है। और 4,500 करोड़ का प्रॉफिट तो ऑलरेडी कंसोलिडेटेड बेसिस पे हम लोगों ने देखा ही है। क्या ये मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, चूंकि वो पता नहीं बहुत तरह तरह के अनुमान थे, लेकिन अगर एक रियलिस्टिक अनुमान में हम जाएं, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर देखें, सिग्निफिकेंट नंबर बढ़ते हुए यहाँ पे दिखे हुए हैं। पहला कमेंट आपका अमरीश सर। नंबर्स तो काफी अच्छे आए हैं पर ये देखना पड़ेगा कि इसका इफेक्ट स्टॉक प्राइस पे कितना आता है। मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा नहीं आए क्योंकि हम लोग ये स्टैंड अलोन नहीं देख रहे हैं। हम लोग अभी देख रहे हैं कि क्वार्टर 2 में भी क्या होने वाला है और क्वार्टर 2 में शायद रिफाइनिंग मार्जिन्स थोड़े कम होंगे जो पहले Q1 में देखे हैं उससे काफी कम होंगे। विंडफॉल टैक्स का इफेक्ट आएगा तो इसके कारण मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड इफेक्ट नहीं आए। यदि नॉर्मल टाइम्स में होता तो शायद इस रिजल्ट्स का हम लोग इफेक्ट देते थे कि इट विल ओपन विद अ गैप अप। शायद बहुत ज्यादा उतना गैप अप नहीं हो। पार्थिव, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आई थिंक नंबर्स कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो डेफिनेटली अच्छे हैं। और एक टिप्पणी में रिलायंस जियो की बात करूं तो ये बिजनेस में एक बहुत बड़ा ट्रिगर आने वाले समय में रहेगा वो फाइबर टू होम बिजनेस का है। ह्यूजली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट और यहाँ पे तो रिलायंस ने भारती से काफी बड़ी ऑलरेडी लीड ले चुके हैं। और जिस तरह का वो लोग वहां पे एक्सपेंशन कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आगे चलते वो भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। In terms of subscriber share, they are sitting at 35.6% versus भारतीय अभी 31% पे है। तो अभी जो हेल्दी सब्सक्राइबर एडिशन हो रहे हैं, फुल्ली कंकर विद बलिंगा जी की नेक्स्ट क्वार्टर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि 175 से इंप्रूविंग ट्रेजेक्टरी हम देखें। और आने वाले साल में प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर दिस टाइम अराउंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर 200 के आसपास आपको अगर ऑलरेडी सस्टेनेबल बेसिस पे हो जाते हैं तो आगे जाकर हमारा मानना है टेलीकॉम भी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहेगा। और रिलायंस रिटेल को हमें भूलना नहीं चाहिए बिकॉज स्टोर
एडिशन क्वार्टर ऑन क्वार्टर शानदार करते हैं, और ये पूरा क्वार्टर था जहाँ पे कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं था, फुटफॉल्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो यहाँ से भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो आगे जाके ये भी बिजनेस बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रह सकता है। और आई थिंक ट्रिगर मेरे ख्याल से जो आपने बताया कि कैसे रिएक्शन होगा मंडे को, इट्स मोर आई थिंक लिंक टू ईजीएम में क्या न्यूज आते हैं, बिकॉज मार्केट इज अवेटिंग फॉर द ईजीएम रिलेटेड न्यूज, वेदर कंपनी टॉक्स अबाउट अ डीमर्जर प्लान, सक्सेशन प्लान तो ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, नए बिजनेस वर्टिकल में जो 75,000 करोड़ जो न्यू एनर्जी बिजनेस है वहां पे क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आई थिंक मार्केट उसके लिए उत्साहित रहेगा और उसके बेसिस पे आई थिंक रिएक्शन बेटर रहेगा। राइट, मैं आपने जिक्र किया रिटेल का, तो मैं उसके भी कुछ और डिटेल आपके साथ शेयर करता हूं। रेवेन्यूज तो हम लोगों ने देखा ही कि 58,554 करोड़ है, जो कि 51.9% की ग्रोथ दिखाता है ईयर ऑन ईयर। एबिटा में अगर आप देखेंगे तो 3837 करोड़ है, जो कि 97.8% की ग्रोथ है। और टोटल जो स्टोर्स की संख्या है वो 15,866 हो गई है, यानी क्वार्टर के दौरान 792 नए स्टोर्स खोले गए हैं। और जो एरिया अंडर ऑपरेशन है, चूंकि रिटेल में ये भी दिखाया था कि कितने मिलियन स्क्वायर फुट में आप ये काम कर रहे हैं, तो वो बढ़ के हो गई है 4,55,00,000 वर्ग फुट, यानी इतना बड़ा स्पेस इन्होंने रिटेल के लिए यूज किया है, जो कि पिछले साल 3.5 करोड़ के आसपास था। तो वहां से बहुत बड़ी जंप यहां पे इन्होंने लगाई है और 2873 करोड़ का कैश प्रॉफिट भी आया है। तीनों नंबर हम लोगों ने देखे, तीनों नंबर के हम लोगों ने डिटेल देखे। तो अमरीश सर, चूंकि वन ऑफ देखें तो या किसी एक्सपेक्टेशंस देखें, लेकिन मैं तो तीनों नंबर देख रहा हूं, ईयर ऑन ईयर या क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो अगर इन्वेस्टर्स को इस पे अपनी एक राय बनानी हो तो क्या होगी वो? नहीं, राय तो क्लियरली पॉजिटिव है इस पे। आई मीन इफ वन इज लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, आई मीन यू कैन नॉट गो रॉन्ग, क्योंकि जिस हिसाब से इनका रिटेल का बढ़ रहा है, जिस हिसाब से डिजिटल का, जियो का जो बिजनेस बढ़ रहा है, आई मीन देयर इज नो वे वन कैन लूज इन रिलायंस इन द लॉन्गर टर्म। तो जो मैंने पहले बताया था, दैट आई वाज टॉकिंग ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, शॉर्ट मीडियम टर्म का व्यू, पर लॉन्गर टर्म में आई डोंट थिंक वी कैन गो रॉन्ग विद रिलायंस। साल भर का कोई टारगेट देंगे आप? यदि मैं करीब 8-9 महीने का टारगेट देता हूं, देन आई क्लियरली सी रिलायंस पॉसिबल एट लेवल्स ऑफ अबाउट 3,100 3,200। पार्थिव, साल भर के लिए टारगेट? जी, मेरा ऐसा मानना है जो सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन रिलायंस को जो नॉर्मली मिलनी चाहिए, इवन एट करंट बिजनेस एनवायरनमेंट, शुड बी नो लेस देन 3,000 रुपीज। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जब डीमर्जर की बात होती है, एज कम्पेयर टू कंसोलिडेटेड कॉन्ग्लोमरेट, जो रिटेल अगर स्टैंड अलोन बिजनेस रहता है, टेलीकॉम का स्टैंड अलोन बिजनेस रहता है, उसके कंपेरेबल पीयर्स के साथ में भी मैं वैल्यू डू, डिस्पाइट द फैक्ट कि रिलायंस वहां पे मार्केट लीडर है। तो अभी मेरा मानना है कि सम ऑफ पार्ट वैल्यूएशन फेयरली शुड बी एट 3,000 रुपीज बेस्ड ऑन द करंट अर्निंग्स रेट। ओके, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि चूंकि जिस चैनल को आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, तो कोई भी बाई सेल की राय बनाने से पहले आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लें, ये आपके लिए जरूरी होगा। तो कुल मिला के नंबर आपके सामने है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेटेड बेसिस पे जबरदस्त प्रदर्शन किया है, और चाहे आप तिमाही दर तिमाही देखें या साल दर साल देखें, नंबर डेफिनेटली बहुत ही जबरदस्त यहां पे देखने को मिले। तो रिलायंस में ग्रॉस रेवेन्यू 2,42,000 करोड़ को पार कर गया है, नेट प्रॉफिट 19,443 करोड़ है, एबिटा 40,179 करोड़, ये सारे रिकॉर्ड नंबर्स मैं आपको बता रहा हूं। और ईपीएस जो है करीब 26 रुपए 50 पैसे पर शेयर आया है, और आरपू 175 रुपए 70 पैसे यहां पे निकल के आया है। फिलहाल इस विशेष कवरेज में इतना ही। अमरीश सर और पार्थिव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज।